दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहूँगी जो आपने मेरी कल वाली रिक्वेस्ट पर मेरी वीडियो को ढेर सारे लाइक्स दिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए। एंड दोस्तों, प्लीज़ अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। हमारे चैनल के व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन जा रहे हैं। हो सकता है आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमारे चैनल की रीच बढ़ जाए। सो प्लीज़ दोस्तों, अपना सपोर्ट बनाए रखें। एंड एक बार फिर से थैंक्स। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम निखिल है। जब मैं 3 साल का था तब मेरे पापा मुझे दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए थे। मेरी माँ ने ही मुझे माँ और बाप बनकर पाला था। हमारा एक छोटा सा मकान था जिसमें सिर्फ एक ही कमरा था। रात के समय मैं अपनी माँ के साथ ही सोता था। धीरे धीरे समय गुजरता गया और अब मैं 12 साल का हो गया था। मैं गली में निकलता तो सब मोहल्ले वाले मेरी माँ के बारे में मुझसे सवाल जवाब करते थे कि तुम्हारी माँ कैसी है, वो क्या कर रही है। मैं हैरान होता कि सब मोहल्ले वालों को मेरी माँ की इतनी चिंता क्यों लगी रहती है। जब मैं अपनी माँ के साथ बाहर निकलता तो सब लोग मेरी माँ को बहुत ही अजीब नज़रों से घूरते थे। एक रात मैं अपनी माँ के पास सोया हुआ था कि हमारे कमरे की खिड़की, जो कि गली की तरफ लगी हुई थी, उस पर किसी ने पत्थर मारकर उसका शीशा तोड़ दिया था। मेरी माँ और मैं दोनों डर कर उठ बैठे थे। माँ को अचानक से पता नहीं क्या हुआ, उन्हें अचानक से बहुत ही गुस्सा आ गया। वो पहले तो खिड़की के पास गईं, फिर इधर उधर देखा और मुझसे कहने लगी कि तुम आज से मेरे पास नहीं सोया करोगे बल्कि बाहर बरामदे में सोया करोगे। मैं अपनी मम्मी की बात पर हैरान था कि खिड़की का शीशा पता नहीं किसने तोड़ा और मम्मी गुस्सा मुझ पर निकाल रही हैं। खैर, मैंने अपनी माँ की बात मान ली और बाहर बरामदे में सोने लगा। सर्दियों के दिन थे, ठंडी ठंडी हवाएं चला करती थीं और मुझे बाहर बहुत ही सर्दी लगती थी। अब इस बात को 2 ही दिन गुजरे थे कि एक रात मम्मी मेरे पास आई और कहने लगी, चलो बेटा, हमें ये घर आज ही छोड़कर शहर जाना है। अब हमारा यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो गया है। मेरी माँ ही मेरी माँ थी और वो बाप भी थी। उनकी बात मानने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं एकदम से खुश हो गया था। मैंने कहा, मम्मी, क्या वहाँ पर मुझे रहने के लिए नया कमरा मिलेगा? मम्मी बोली, हाँ, लेकिन अभी तो जल्दी करो, हमें इसी समय इस घर को छोड़ना होगा। फिर मेरी माँ ने एक बड़ी सी चादर में खुद को लपेट लिया और घर से बाहर कदम रखा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। मेरी माँ अपने आप को ऐसे घसीटती चली जा रही थीं जैसे उनके पैरों में जान ही नहीं है। मम्मी के पास एक बड़ा सा बैग था जिसमें उन्होंने अपने सारे कपड़े, जेवरात और पैसे वगैरह डाल रखे थे। घर से दूर एक गाड़ी खड़ी थी। ये गाड़ी शायद हमारे ही इंतजार में खड़ी थी। मैंने देखा गाड़ी वाला हमसे सवाल किए बगैर ही हमें गाड़ी में बैठते ही गाड़ी को चलाना शुरू कर दिया था और इसका साफ मतलब तो यही था कि वो मेरी मम्मी का जानने वाला था। गाड़ी शहर की तरफ चल पड़ी थी। रात तक हम शहर पहुंच गए थे और अपने नए घर में दाखिल हो चुके थे। ये घर शहर में था। वो आदमी हमें इस घर में छोड़कर चला गया था, पर मम्मी का उस आदमी के साथ क्या संबंध है, ये मुझे सोचकर अजीब लग रहा था। खैर, वो हमें जिस मकान में छोड़कर गया था वो घर काफ़ी बड़ा था। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि अब हमें यहाँ कोई ख़तरा नहीं है। मैंने अपनी माँ को देखा और उन्हें घूरता जा रहा था और फिर मैं अचानक से रोने लगा। मैंने कहा, मम्मी, ये सब क्या है? हम यहाँ क्यों आए हैं? मेरे सब दोस्त गांव में ही छूट गए हैं। मेरी बात सुनकर मम्मी बोली, बेटा, अब तुम्हारी उम्र ऐसी थी कि तुम वहाँ अब और ज़्यादा नहीं रह सकते थे। अब तुम धीरे धीरे बड़े और जवान हो रहे हो। वहाँ पर लोग तुम्हारा जीना मुश्किल कर देते। सबसे बड़ी बात तो ये कि वहाँ पर लोग तुम्हें मेरे खिलाफ कर देते। मम्मी की बात पर मुझे याद आया कि पिछले दिनों गली के नुक्कड़ पर खड़े एक लड़के ने मुझे और मेरी माँ के बारे में बहुत गलत बातें की थीं। मैंने अपनी माँ को सब कुछ बताया था, जिस पर मेरी माँ गहरी सोच में डूब गई थी और आज ये सब कुछ हो गया था। मम्मी ने मुझसे कहा था कि वहाँ सभी तुम्हारी माँ के बारे में बहुत ही गलत बातें करते, तो क्या तुम ये गवारा करोगे कि कोई तुम्हारी माँ के बारे में गलत बातें करे? मैंने कहा, नहीं मम्मी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मम्मी बोली कि हाँ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत बना दूंगी, मगर बेटा, इसके लिए तुमको मेहनत करना होगी और अच्छे से मन लगाकर पढ़ना होगा। अगले ही दिन मम्मी ने मेरा एक स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। अब मैं मन लगाकर पढ़ाई करने लगा था। मुझे किसी चीज़ का होश नहीं था, लेकिन मम्मी घर में पैसे कहाँ से लाती थीं ये मुझे नहीं पता था। लेकिन मम्मी की कुछ अजीबोगरीब बातें जो मुझे अक्सर सोचने पर मजबूर करती थीं। लेकिन जब भी मैं अपनी मम्मी से इस बारे में पूछता तो मुझे कोई भी जवाब नहीं मिलता था। मेरी मम्मी मुझे टाल दिया करती थीं। मम्मी मुझे अब अपने साथ अपने कमरे में नहीं सोने देती थीं।
एक दिन मुझे अपने कमरे में घुटन का एहसास होने लगा। मैं बाहर निकल आया तो मम्मी बाहर बरामदे में बैठी सब्जी काट रही थीं। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी बाहर सब लड़के पतंग उड़ा रहे हैं, क्या मैं भी छत पर पतंग उड़ाने चला जाऊं? मगर मम्मी ने मुझे छत पर नहीं जाने दिया। मम्मी बोली, बेटा अब तू बड़ा हो गया है और इस तरह आवारागर्दी करना ठीक नहीं, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, यही तेरे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। मम्मी की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। वो मुझ पर इतनी सख्ती क्यों कर रही थीं? मैं जब छत पर जाने की जिद करने लगा तो मम्मी ने कहा, बेटा तुम अभी नहीं जा सकते, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ होकर वापस अपने कमरे में आ गया, मगर आज मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। मैं जानना चाहता था कि मेरी मम्मी ऐसी बातें क्यों करती हैं। अगर मैं छत पर चला जाता तो ऐसा क्या बिगड़ जाता? मम्मी ने मुझे इतनी बेचैन होकर छत पर जाने से क्यों रोका था? मेरा दिल फिर से घबराने लगा और मैं उठकर बाहर आ गया। मम्मी उस समय बाहर नहीं थी। मैं मम्मी के कमरे में चला गया। वहाँ पर मेरी नज़र मम्मी के कमरे में लगे दूसरे बिस्तर पर पड़ी थी, तो मैं वहीं खड़ा उस दूसरे बिस्तर को देखता रहा। मेरी मम्मी अपने कपड़े अलमारी में तह बनाकर रख रही थीं। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मेरा दम घुटता है, क्या मैं यहीं आपके कमरे में सो जाया करूं? फिर मैंने अचानक ही पूछा, मम्मी ये दूसरा बिस्तर आपने किसके लिए लगाया है? मेरे सवाल पर मम्मी अचानक ही घबरा गईं और बोलीं, बेटा मैंने तो ये दूसरा बिस्तर बस ऐसे ही लगा रखा है। मैंने मम्मी से फिर पूछा, लेकिन मम्मी क्यों? इस बिस्तर पर आखिर कौन सोता है? तो मुझे तो अपने कमरे में सोने नहीं देती। मेरी बात पर मेरी माँ नाराज होने लगी और बोली, तू मुझ पर शक कर रहा है? बेटा मैंने ये दूसरा बिस्तर किसी मकसद के लिए लगा रखा है, इस पर तेरे पापा की आत्मा सोती है। पापा की आत्मा? मम्मी की बात सुनकर मैं हैरान रह गया था। मैंने अपनी माँ से कहा कि मम्मी अब मैं इतना छोटा बच्चा भी नहीं हूँ कि इस तरह की बातों से बहल जाऊँगा। अब मेरा शक मम्मी पर बढ़ने लगा था। हर बार जब मैं माँ की कोई नई चीज़ देखता तो मेरे दिमाग में पिछली सारी बातें आने लगती थीं। मम्मी की बातों पर अब मैं और भी ज़्यादा शक करने लगा था। आज भी ऐसा ही महसूस हो रहा था कि आखिर मम्मी ने अपने कमरे में दूसरा बिस्तर क्यों लगा रखा है। मम्मी तो एक ही चारपाई पर सोती हैं। लेकिन मैंने मम्मी से पूछा तो मम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया और मैं भी चुप हो गया। लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब मम्मी की हर हरकत पर नज़र रखूँगा और छत पर भी जाया करूँगा। पर इससे पहले ही एक ऐसा हादसा मेरे साथ हो गया जिसने मुझे और भी ज़्यादा शक में डाल दिया था और फिर मम्मी की हकीकत खुलकर मेरे सामने आ गई। हुआ कुछ यूँ कि मैं मम्मी से छुपकर एक वर्कशॉप पर काम करने लगा था। मुझे कोई और काम नहीं आता था क्योंकि मैं ज़्यादातर पढ़ाई करता था, पर अब मैं कुछ पैसे कमाना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं अपने छोटे मोटे खर्चे खुद ही उठा सकूं, ताकि मम्मी पर ज़्यादा बोझ न बनूं। न जाने मम्मी पैसे कहाँ से लाती हैं, ये राज मुझ पर आज तक नहीं खुला था। पर मैं ये ज़रूर जानता था कि मम्मी को पैसों की ज़रूरत होती है। वो पाई पाई का हिसाब रखती हैं क्योंकि उनके पास पैसे कम होते हैं। हैरत की बात यह थी कि घर में सारे जेवरात वैसे के ही वैसे रखे थे। मम्मी ने एक जेवर भी नहीं बेचा था, बल्कि अब जेवरों को वो पहनने लगी थीं। और मैं जब भी मम्मी को देखता तो रंगीन कपड़े पहने नजर आती थीं। मम्मी को देखता था तो लगता कि मेरी मम्मी विधवा नहीं है। विधवाओं ने तो सफ़ेद रंग के कपड़े पहने होते हैं और हमेशा ही उदास रहती हैं। मैंने तो अपने गांव में यही देखा था। पर मेरी मम्मी तो उल्टा सज सवर कर रहती, खुद को कभी भी बूढ़ा नहीं होने देती। बल्कि अपने चेहरे पर मेकअप भी क्या करती थीं, कलाइयों में कांच की चूड़ियाँ पहनती। पहले मम्मी की बातों पर मैं कभी गौर नहीं करता था, पर आज होने वाले हादसे ने मम्मी की तरफ शक करने पर मजबूर कर दिया था। मैं जिस वर्कशॉप पर जाया करता था वहाँ पर राजेश नाम का एक लड़का मिला था। वो मुझे बार बार गौर से देख रहा था। कभी आकर मुझसे कोई बात करने की कोशिश करता तो कभी मुझसे पानी का गिलास देता। मैंने कहा, तुम कौन हो, किस गांव से संबंध रखते हो? हम दोनों एक ही गांव के थे। मज़े की बात तो ये थी कि वो मेरी माँ को जानता था, मगर मैं उसे नहीं जानता था। हम दोनों एक दूसरे से गले मिलकर बहुत खुश हुए थे। वो कहने लगा, हमें तो पता ही नहीं चला, तुम तो रातों रात गांव छोड़कर चले गए थे। हम लोग तो बहुत ज़्यादा डर गए थे कि भगवान न करे तुम लोगों के साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया, क्योंकि तुम्हारी मम्मी के तो वैसे भी बहुत सारे लोगों के साथ। ये कहकर उसने अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया था। मैंने कहा कि अपनी बात पूरी करो, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? वो बोला कि नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। और सुनाओ, तुम्हारी मम्मी ठीक है? उसने अजीब से शब्दों में पूछा। उसके शब्दों में हिकारत भरी हुई थी। मैंने कहा, हाँ मम्मी ठीक है। मैंने उसे बहुत कुरेदने की कोशिश की कि वो मुझे इस बारे में कोई और बात भी बताए, लेकिन उसने मुझे कुछ और नहीं बताया। हाँ इतना बोला कि तुम जैसे बेटे दया के पात्र होते हैं, जो अपनी माँ के किरदार की वजह से दूसरों के सामने शर्मिंदा होते हैं। उसने ये बात बातों ही बातों में की थी। वो ये कहकर चला गया था और मैं उससे कोई और सवाल नहीं पूछ पाया था। मगर मुझे मेरी माँ पर शक गहरा होता जा रहा था। मैं चाहता था कि मैं अपनी माँ को रंगे हाथों पकड़ूं। अब मैं समझदार हो गया था। मेरी उम्र 19 साल हो गई थी।
और मैं ज़माने की ऊंच नीच को समझने लगा था। मुझे लगा था कि मेरी माँ किसी से मिलती हैं और उनका किसी मर्द के साथ कोई चक्कर तो ज़रूर है, और मैं इस बात की तह तक जाना चाहता था कि मेरी माँ के किसके साथ संबंध हैं। राजेश ने इतनी गहरी बात क्यों कही थी? इसीलिए मैंने अपनी माँ की हर हरकत पर नज़र रखना शुरू कर दिया, और आज तो मैंने बहुत ही अजीब देखा। रात के लगभग 11 बजे मैं अपने दोस्त के घर से पढ़ाई करके आया था। मैंने सोचा था कि आज अपनी माँ के कमरे में जाकर ज़रूर देखूंगा कि वहाँ पर मम्मी के अलावा और कौन होता है। मुझे मम्मी पर शक था कि रात को ज़रूर मम्मी किसी को अपने कमरे में सुलाती हैं। आखिर वो दूसरा बिस्तर मम्मी ने किसके लिए लगाया था? और फिर मैं जैसे ही घर पहुँचा तो घर के बाहर ही गेट पर 2 मर्दाना जूते रखे हुए थे। बाहर रखे जूते देखे तो मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई थीं। जूतों को देखकर मुझे साफ पता लग रहा था कि आज घर में कोई आया हुआ है। मैंने सोचा कि रात के 11 बजे मम्मी के कमरे में दस्तक देकर उनको मौका देने से अच्छा है मैं यहीं बाहर बैठकर इंतजार करूं कि वो आदमी कौन है और कहाँ जाता है। मैं अपने कमरे में आ गया था। बाहर बरामदे में बैठना मुमकिन नहीं था। कमरे की खिड़की से बाहर का मंजर साफ नजर आता था। मैं अपने कमरे में बैठकर बाहर नजर जमाए हुए था। रात का काफ़ी समय गुजर गया था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी नज़रें चौकन्ना थीं। मैं बिल्कुल अलर्ट होकर बैठा हुआ था। लेकिन सुबह के 5 बज गए थे और अभी तक मम्मी के कमरे से कोई नहीं निकला था, और 5 बजते ही मेरी आंख लग गई थी और मैं सो गया था। और फिर जब मैं कमरे से बाहर आया तो मैंने देखा कि मम्मी अपने घर के कामों में लगी हुई थीं। ये देखकर मैं मम्मी को रंगे हाथों नहीं पकड़ सका था, क्योंकि अब ना ही वो जूते वहाँ थे और ना ही कमरे में कोई ऐसे आसान नजर आ रहे थे। मुमकिन है कि वो आदमी जो कोई भी था वो जा चुका था। मैंने देखा कि घर का दरवाज़ा भी बंद था। अब मेरे पास कोई सबूत नहीं था जिस पर मैं अपनी मम्मी से सवाल जवाब करता। मैं खामोश हो गया था और दिल ही दिल में कुढ़ने लगा कि अब मैं मम्मी का राज कल ज़रूर खोल कर रहूँगा। अगली रात हुई तो सोचा कि मुझे नींद आ जाएगी, इसलिए मैं कमरे से बाहर ही रहूँगा, बल्कि घर से ही बाहर चला जाऊँगा, और जब वो आदमी आएगा तो ज़रूर देखूँगा कि ये कौन है। मैं घर के बाहर आकर बैठ गया ताकि मुझे नींद ना आए। मैं उस आदमी का इंतजार कर रहा था। फिर सोचा कि मम्मी मुझे देख लेंगी तो क्या सोचेंगी। यही सोचते हुए मैं घर के अंदर उठकर आ गया। बाहर बरामदे में ही बैठ गया। अभी मुझे यहाँ बैठे 2 ही मिनट गुजरे थे कि मेरी माँ अपने कमरे से निकलकर मेरे पास आई और मुझसे बोली, क्या निखिल बेटा तुम परेशान हो? बताओ क्या बात है? क्या मुझे नहीं बताओगे? लेकिन मैं चुपचाप बैठा रहा। अपनी माँ के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। मेरी माँ मेरे पास ही बैठ गई और फिर माँ ने जो बात मुझसे कही, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। माँ बोली, बेटा मैं सब जानती हूँ कि तुम कुछ दिनों से मुझ पर नज़र रख रहे हो। तुम जानना चाहते हो कि घर के बाहर जूते किसके हैं, मैं रंग बिरंगे कपड़े क्यों पहनती हूँ और जेवर किसके लिए पहनती हूँ। मम्मी के मुँह से ये सारी बातें सुनकर मैं हैरान रह गया था। मम्मी, आपको मेरी हर बात पता है? मैंने हैरान होकर अपनी माँ से पूछा। मेरी माँ मुस्कुराकर मुझे देखने लगी और बोली, तुझे क्या लगता है मैं नहीं जानती कि तेरे दिल में क्या है? बेटा मैं तेरी माँ हूँ, सब समझती हूँ। मैं बोला, मम्मी मैंने बचपन से आपको देखा है, आखिर मुझे समझ क्यों नहीं आती? क्या मैं अंधा हो गया हूँ या मुझे दिखाई नहीं देता? मैं रोने लगा तो माँ ने कहा, मेरी एक बात मान लो, मैं सारे राज तुम पर खोल दूंगी। मैं तुम्हें सब बता दूंगी कि किसके पीछे हमने अपना गाँव छोड़ा है। मैंने कहा, बोलो मम्मी, आप जो कहोगी मैं वो मानूंगा, पर मुझे अब इस उलझन में मत रखो, मुझे सारी बात बता दो। मम्मी बोली, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन मुझसे एक वादा करो कि मेरी बात ज़रूर मानोगे। मैंने अपनी मम्मी से वादा किया कि आप जो कहेंगी मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, बस आप मुझे इस उलझन से बाहर निकालें। फिर मम्मी ने कहा। उसे सुनकर मैं हैरान हो गया, हैरत से अपनी माँ का मुंह तकने लगा। मम्मी बोली कि आने वाले सोमवार को तुम्हारी शादी है। अगर तुम ये शादी अपनी मर्जी से कर लेते हो तो मैं तुम्हें हर बात सच सच बता देती हूँ। फिर तुम्हारा जो फैसला होगा मुझे स्वीकार होगा। मैं अपनी माँ को फिर से देखने लगा। मैंने उनसे कोई सवाल नहीं किया और अपनी माँ की बात मान ली। मम्मी ने मुझसे कहा था कि सोमवार को शादी के समय ही वो मुझे सारी बातें बताएंगी। अब मुझे सोमवार का बेचैनी से इंतजार था। मेरी उम्र 20 साल हो चुकी थी। मेरी माँ मेरी शादी कर देना चाहती थीं, पर किससे ये मैं नहीं जानता था। सोमवार को मम्मी मुझे गाड़ी में बिठाकर बड़े से घर में ले गईं। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जिन्होंने हमारा स्वागत किया। वहाँ पर मम्मी और मुझे बहुत ही इज्जत से कमरे में ले जाकर बिठाया गया। मेरे सामने आकर 7 लोग बैठ गए और बोले, तुम्हें शादी से कोई एतराज़ तो नहीं है? तो मैंने नाम में सिर हिला दिया। फिर वो लोग कहने लगे कि तुम हमारी बहन को खुश रखना, हम तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मैं नहीं जानता था मेरी माँ उस लड़की से शादी क्यों करवाना चाहती हैं जिसके 7 भाई हैं।
खैर थोड़ी ही देर के बाद शादी की रस्में शुरू हो चुकी थीं। मैं जो कि अब तक ये सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि दामिनी इतनी खूबसूरत है, फिर उसके भाई उसकी शादी मुझ जैसे गरीब लड़के से क्यों करवाना चाहते हैं। आखिर दामिनी में ऐसी क्या कमी है। और दामिनी के अंदर जो कमी थी वो फेरों के समय खुलकर सामने आ गई थी। जब दामिनी फेरों के लिए खड़ी हुई तो वो एक पैर से लंगड़ा कर चल रही थी, यानी कि दामिनी एक पैर से लंगड़ी थी, मगर वो बहुत ही सुंदर थी। और फिर दामिनी मेरी पत्नी बन गई। मैंने दामिनी को दिल से अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया था और अब मुझे इस बात का इंतजार था कि मेरी मम्मी ने मुझे क्या क्या राज छिपा रखे हैं। अब वो मेरी माँ थीं और एक विधवा औरत थीं। मैं उनसे सख्ती से भी सवाल नहीं कर सकता था। माँ ने जो शर्त रखी थी वो मैंने पूरी कर दी थी। उनकी बताई हुई लड़की से शादी कर ली थी। मेरी पत्नी अपने कमरे में बैठी थी। मैं माँ के पास आया, उनसे कहा कि मम्मी, अब अगर आपने मुझे सारे राज नहीं बताए तो मैं भी अब आपकी कोई बात नहीं मानूंगा। मेरी बात सुनकर मेरी माँ मुस्कुराई और बोली, इधर मेरे पास आकर बैठो, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ, पर वादा करो तुम कभी अपनी पत्नी से इन बातों का जिक्र नहीं करोगे। मैं मम्मी के पास बैठ गया तो माँ ने अपनी कहानी शुरू की। मम्मी बोली, देखो बेटा, इस समाज में औरत कितनी भी पवित्र क्यों ना हो, उसे शक की नज़रों से ही देखा जाता है, क्योंकि ये समाज ही मर्दों का समाज है। अकेली औरत पर ये समाज इल्ज़ाम जरूर लगाता है। गांव में भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। हमारा छोटा सा घर था तो मेरे पास होते थे और गांव में बहुत से घटिया लोगों की नज़र मुझ पर थी। हमारे कमरे की खिड़की गली की तरफ खुलती थी। उस शीशे वाली खिड़की से सब कुछ साफ तो नज़र नहीं आता था, मगर ये ज़रूर पता चल जाता था कि कमरे में कितने लोग हैं। जब हम माँ बेटा कमरे में एक ही बिस्तर पर होते थे तो कुछ गंदे दिमाग के लोगों की हम पर गलत निगाहें होती थीं और वो अपने गंदे दिमाग में यही सोचते थे कि रात के समय कमरे में मेरे साथ कोई मर्द मौजूद है। वो लोग मुझे एक बदकिरदार औरत समझते थे। एक दिन जब उन्होंने खिड़की का शीशा तोड़ा तो मैं डर गई थी और तुम पर गुस्सा किया था कि तुम आज से अलग सोया करोगे, मगर लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। वो मेरे बारे में अजीब अजीब बातें करने लगे तो मैं तुम्हें लेकर शहर आ गई। यहाँ पर मैंने बहुत मजबूरी में एक आदमी से शादी की थी। वो बहुत ही अच्छा शरीफ इंसान है। मैंने उसके साथ सिर्फ एक कागजी संबंध बनाया है जिससे कि मुझे सुरक्षा मिले और मैं सारी ज़िंदगी विधवा न कहलाऊं। मैं चूड़ियाँ और जेवरात इसलिए पहनती थी कि यहाँ आने वाली हर औरत को ये बता सकूं कि मैं सुहागन हूँ, विधवा नहीं। इसी वजह से औरतें मुझे कभी भी बेसहारा नहीं समझती थीं। हर आने वाली औरत मासूम और शरीफ नहीं होती। कुछ औरतें बहुत ही चालबाज भी होती हैं और बुरे मर्द तो हर जगह मौजूद होते हैं। वो अकेली औरत के पीछे पड़ जाते हैं। मैं विधवा बनकर नहीं रहती थी, सुहागन बनकर रहती थी और लोगों को ये संदेश देती थी कि मेरा पति जिंदा है। मगर बेटा, तुम उस इंसान की चिंता मत करो जिसने मुझे सहारा दिया। वो बहुत ही अच्छा इंसान है। उसकी पहली पत्नी मर चुकी है। वो मुझे महीने के कुछ पैसे भी देता है। वो इंसान हम पर इतना मेहरबान इसलिए है क्योंकि उसने जिस गाड़ी का एक्सीडेंट किया था उस गाड़ी के ड्राइवर तुम्हारे पापा थे। तुम्हारे पापा की मौके पर ही मौत हो गई थी और गाड़ी का मालिक बच गया था। उस हादसे में उस इंसान की पत्नी भी मर गई थी जिसके साथ मैंने सिर्फ कागजी रिश्ता जोड़ा है। गलती उसी की थी, इसलिए उसने मुझे सहारा दिया। उसका कहना है कि इस तरह अपनी गलतियों का कुछ पश्चाताप कर सकेगा, क्योंकि उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से आज मैं विधवा हो गई और तुम अनाथ हो गए। वो हमारा सहारा बना और मेरे साथ उसने कोर्ट मैरिज की है। रही बात उन जूतों की, तो मैं रोजाना इसलिए रखती थी कि हर आने जाने वाले को अंदाजा हो कि घर में कोई मर्द है। और बेटा, अब तुम्हारे सवालों के जवाब मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें मिल गए होंगे। मैंने कभी भी तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाई है। जिस लड़की से तुम्हारी शादी हुई है ये उस आदमी की भतीजी है। तुम्हारी पत्नी बहुत ही खूबसूरत है, मगर उसकी कमी के चलते कोई भी उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं था और फिर मैंने तरस खाकर उस लड़की की शादी तुमसे कर दी। अब अगर तुम्हें अपनी माँ पर अब भी शक है तो तुम उस आदमी से जाकर पता कर लो। मैंने आज तक किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। मैं अपनी माँ की बातें सुनकर बहुत ही शर्मिंदा हुआ था। मैंने कहा, माँ, तुमने शादी कर ली है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तुम चाहो तो अपने पति के साथ एक आज़ाद जिंदगी गुजार सकती हो। मैं इतना तंग दिल भी नहीं हूँ कि अपनी माँ की खुशियों में रुकावट डालूं और अपनी झूठी गैरत को तसल्ली दूं। मेरी बात सुनकर मेरी माँ रोने लगी और बोली, बेटा, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी, बस तुम दोबारा मुझ पर शक मत करना। तुम्हारी माँ अकेले ही जमाने से लड़ी है और जिसके लिए लड़ी है वो तुम हो। अगर तुम भी मुझ पर शक करोगे तो मैं टूट जाऊंगी। मैंने अपनी माँ को सीने से लगा लिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे क्योंकि मेरे पास भी कुछ कहने को कुछ नहीं बचा था। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं अब अपनी माँ को तन्हाई की मौत नहीं मारूंगा। अगले ही दिन मैं अपने सौतेले बाप के पास गया था और उनसे सारी बात की थी और उनसे कहा था कि आप दोनों पति पत्नी की तरह रह सकते हैं। आपने एक दूसरे से शादी की है, कोई जुर्म नहीं किया है। और फिर इस तरह
मेरे मम्मी पापा अलग घर में रहने लगे। मैं और दामिनी उसी पुराने घर में रह रहे हैं। अब मेरी माँ भी अपनी ज़िंदगी में खुश है और मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में।